आज हम अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा क्या है और मुद्रा के कार्यों, कल हमने जो बात की थी वो मुद्रा क्या है, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा का सफर जो है, मुद्रा कभी वस्तु मुद्रा थी तो मुद्रा कभी पशु के रूप में भी, पशुओं को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया गया था, और मुद्रा धातु की मुद्रा भी है, और मुद्रा बहुमूल्य धातु और कम मूल्य की धातुओं के रूप में भी रही है, और अल्टीमेटली मुद्रा जो है वो कागज की मुद्रा के रूप में आई, और उसके बाद तो मुद्रा है वो उसने कई रूप धारण किए हैं। अब तो मुद्रा सिर्फ एंड सिर्फ एक सिंबॉलिक है कि मुद्रा सिर्फ एक क्लेम्स हैं, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर, और वो सिर्फ क्लेम का ट्रांसफ़र ही है। जैसे हम कार्य करते हैं तो सरकार क्लेम्स हमारे उसमें डाल देती है, और हम उन क्लेम्स को हम मुद्रा में बदल सकते हैं, और उस क्लेम्स को हम किसी को अगर हमने उधार देना है तो हम क्लेम्स को थ्रू डिजिटली हम उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक मुद्रा के रूप में कार्य हुआ है। अब आपको हम मुद्रा के कार्यों के बारे में बताएंगे कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं। अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के कार्यों को प्राथमिक और गौण कार्यों, फिर उसके कुछ कंटीजेंट फंक्शंस हैं, आकस्मिक कार्यों में के रूप में बांटा है। प्राथमिक कार्य मुद्रा के क्या हैं? मुद्रा का प्राथमिक कार्य, मुद्रा जैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि मुद्रा है वो सिर्फ एक विनिमय का माध्यम है। मुद्रा वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। मुद्रा ने वर्क स्पेशलाइजेशन को जन्म दिया है कि मुद्रा की वजह से हम एक कार्य में लगे हैं, एक कार्य को करते हैं और उस कार्य से हम अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। बार्टर सिस्टम के अंदर मनुष्य को विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते थे, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक प्रकार के कार्य करता था। लेकिन आज जो व्यक्ति हैं वर्क स्पेशलाइजेशन है वो मुद्रा की वजह से है कि जैसे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हमें उसका वेतन मिलता है, और उस वेतन से हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इसको वर्क स्पेशलाइजेशन कहेंगे। अगर बार्टर सिस्टम होता तो पता नहीं कितने प्रकार के कार्य करने पड़ते। तो मुद्रा है, उसका मुद्रा ने जो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है उसने वस्तुओं की लेन देन को सरल बनाया है, ये प्राथमिक कार्य है। और इसके बाद जो मुद्रा का जो कार्य है वो प्राथमिक कार्यों में मूल्य का संचय भी है। मूल्य का संचय का मतलब क्या है कि वैल्यू मीन्स आपने आज काम किया है, उस काम के बदले जो आपको, अगर बार्टर सिस्टम है और बार्टर सिस्टम में कोई चीज़ मिलती है तो आप उसको सालों साल संचय करके नहीं रख सकते, क्योंकि एक संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ चीज़ें हैं ना वो एवरलास्टिंग नहीं हैं, उनको रखना बड़ा मुश्किल है। तो मुद्रा ने मूल्य के संचय को एक आसान बना दिया है। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमने 2 वर्ष के बाद किसी अपने बच्चे को किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिट करवाना है, और उसके लिए हमें उस समय 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आज अपनी जो वस्तुएं हैं जो जो उत्पादन करते हैं उसको बेच के हम उसको मुद्रा के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं, और उस समय हम वो भुगतान कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि हमने वो फीस का वो मूल्य है, या हमें कोई अन्य कार्य करना है, कोई फंक्शन करना है, उसके अंदर इतना भोजन की व्यवस्था करनी है, इतनी पानी की व्यवस्था करनी है, इतनी और दूसरे संसाधनों की व्यवस्था करनी है,
तो उन सब को करने के लिए हम मनी का संचय करते हैं, ना कि उन चीज़ों का संचय करते हैं, क्योंकि मनी को आप मनी है वो एवर लास्टिंग है, उसको आप कितने ही दिन तक आप संचय कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों का संचय नहीं किया जा सकता। तो मनी ने मूल्य के संचय को, आपके पास जो फसल पैदा होती है उसको बेचकर आप मुद्रा के रूप में आप इकट्ठा कर सकते हैं और उसको कभी भी उस वस्तु के रूप में बदल सकते हैं जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। इसलिए मुद्रा का एक कार्य है कि मुद्रा मनी वर्क्स एज स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये दो फंक्शन हैं, इनको हम प्राथमिक फंक्शन भी कहते हैं। प्राथमिक फंक्शन वो फंक्शन है जो मुद्रा के अगत्यात्मक फंक्शन भी कहलाते हैं, यानी कि इनसे वस्तुओं के उत्पादन और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये मूवमेंट को शेप करती हैं, आसान करती हैं वस्तुओं के उत्पादन को। दूसरा जो कार्य है मुद्रा का कार्य, जो उसको हम अर्थशास्त्र में गौण कार्य भी कहते हैं। गौण कार्य का मतलब क्या है? सेकेंडरी वर्क। सेकेंडरी वर्क का मतलब मुद्रा ये दो कार्य के अलावा कुछ और ऐसे कार्य भी करती है जो मतलब किसी किए हुए काम को आसान बनाती है। किसी दी हुई भुगतान को फ्यूचर में देना हो तो उसको आसान कर देती है। जैसे हमने किया कि डेफर्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, भविष्य में जो पेमेंट है वो की जाने वाली पेमेंट्स का निर्धारण कैसे हो, कितना आपको आज मैं 1,000 रुपये किसी से उधार ले लेता हूँ और 3 साल के बाद मैं उसको वो 1,000 रुपये पेमेंट करता हूँ, तो उसको वस्तु के रूप में दिखाना बड़ा मुश्किल है। कितनी वस्तु दूंगा, कितना गेहूँ दूंगा या कितना चावल दूंगा या कितनी कोई और चीज़ दूंगा, लेकिन मुद्रा के रूप में हम इसका अनुमान तुरंत लगा सकते हैं कि इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट लगेगा और 3 साल के बाद ये अमाउंट इतनी बन जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि जो डेफर्ड का पेमेंट, यानी कि जो भुगतान आज नहीं बल्कि आज हमने कोई चीज़ ली है किसी से और उसको हम पेमेंट करेंगे फ्यूचर में, तो हम कितना पेमेंट करेंगे या कितना आज जो कार्य किया है या आज हमने किसी को उधार दिया है, इस प्रकार के पेमेंट्स को हम डेफर्ड पेमेंट्स कहते हैं। डेफर्ड का मतलब जो विच है वो बिन डेफर्ड फॉर फ्यूचर। डेफर का मतलब होता है टाल दी गई हैं, फ्यूचर के अंदर ली जाएंगी ये पेमेंट्स। जैसे हम कार लेते हैं तो कार बैंक से उधार लेते हैं, तो बैंक में कार मेकर जो है, कार सेलर जो है, वो तो उसी समय प्राप्त कर लेता है पैसा, लेकिन हम उस पैसे को धीरे धीरे देते हैं, 7 साल में, 5 साल में, 10 साल में। तो उस पैसे को वो कितना पैसा लिया जाएगा, ये सब भी निर्धारण मुद्रा की वजह से हुआ है, क्योंकि मुद्रा की काउंटिंग करना आसान है। सत्यापित भुगतानों का मान, इसको हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट्स की वैल्यू बताई जा सकती है। मूल्य का संचय के रूप में भी काम करता है। मूल्य का संचय का मतलब क्या है कि हमने जो वस्तुएं की हैं, मूल्य का संचय, मूल्य का संचय करने के काम आती है मुद्रा। और इससे पहले जो एक बात और थी, प्राथमिक जो कार्य हैं उनके अंदर यूनिट ऑफ अकाउंट का कार्य करती है मुद्रा। मुद्रा यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब आप चीज़ों की कीमतें, किए हुए कार्य, सभी चीज़ों का जो वैल्यू है, किसी पशु या किसी वस्तु का मूल्य है, वो मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम यूनिट ऑफ अकाउंट, या हमें लेन देन की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार रखनी होगी। हम वस्तुओं का भी लेन देन करते हैं तो उसको भी हम मूल्य के रूप में, मुद्रा के रूप में ही व्यक्त करते हैं। इतने रुपए की वस्तु उसने मुझसे ली थी, तो इसको यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। तो अब जो गौण कार्य थे उनके अंदर मैंने बताया कि मूल्य का संचय, मूल्य का संचय का मतलब जो हम अपना उत्पादन है, सरप्लस प्रोडक्शन है, या फ्यूचर के लिए जो कंटिजेंसी के लिए हमने पैसा, हमने आगे फ्यूचर में कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम चीज़ें संग्रहित नहीं करते बल्कि हम मुद्रा का संचय करते हैं। और मुद्रा मूल्य का संचय, यानी कि उस मुद्रा को समय आने पर आप किसी भी वस्तु में वो कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। और मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू करनी है हमने,
तो मुद्रा के द्वारा हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू दूर बैठे व्यक्ति को हम मुद्रा के द्वारा। और आज तो वो भी बड़ा आसान हो गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली मुद्रा का ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब आपको चीज़ों की ज़रूरत है। मान लीजिए आप बॉम्बे गए हैं और बॉम्बे में जाके आपको बेड भी खरीदना है, बॉम्बे में जाके आपको भोजन की व्यवस्था भी करनी है, आपने मकान की व्यवस्था भी करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप ये सभी चीज़ें घर से लेके वहाँ जाओगे। इसके लिए ये है कि आप मुद्रा लेके चलेंगे और मुद्रा है वो आपको मूल्य का संचय, यानी कि आप उस मुद्रा है उसको आप लेकर और इन वस्तुओं में चेंज कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये मुद्रा का कार्य था। और मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी हैं, कॉन्टिजेंट फंक्शन हैं। अन्य साख मुद्राओं का आधार है, जैसे भी चेक वगैरह, ये सभी बॉन्ड्स वगैरह, ये सभी जो ये मुद्राएं हैं जिनको अब नियर मनी कहते हैं, ये सभी मुद्रा के आधार पर ही जारी की जाती हैं। मुद्रा की राष्ट्रीय आय का वितरण का मतलब किसको कितना भाग मिलेगा है। राष्ट्र 4 उत्पादन के साधन हैं कि लेबर, कैपिटल और जो मालिक, जो उद्यमी हैं, लैंड है, तो इन सभी भूस्वामी हैं, वर्क करने वाले हैं और पूंजीपति हैं, पूंजी के मालिक हैं और उद्यमी हैं। इन सब के अंदर जो कुल उत्पादन है उसका वितरण कैसे होगा, तो ये भी मुद्रा के द्वारा ही संभव है कि भाई मजदूरी के रूप में राष्ट्रीय आय का हिस्सा इतने लाख करोड़ गया, ब्याज के रूप में इतने लाख करोड़ गया, और ब्याज पूंजी मालिकों को और इतना भूस्वामियों को इतने रेंट के रूप में गया, संसाधनों के मालिकों को गया, और भाई इतना उत्पादक को गया, इतना लेबर के रूप में गया। तो ये सब जो राष्ट्रीय आय है इसका जो डिवीज़न है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी मुद्रा के द्वारा आसान हो गया है। निर्णय का वाहक का मतलब बेरर ऑफ द ऑप्शन। इसका मतलब है कि आप मुद्रा को किसी भी वस्तु में बदल सकते हैं। आपकी मर्जी, आपने क्या लेना है, यानी कि वट एवर यू विल डिसाइड, मनी विल कंप्लीट दैट डिसीजन। आपका जो भी है उसको पूरा करेगी। तो मनी है आपका निर्णय का वाहक है। शोधन की अक्षमता मनी होगा तो वो गारंटी है आप इंसॉल्वेंट नहीं है, यानी कि आप हैं वो दिवालिया नहीं हैं। और संतुलन की धारणा जो है वो संतुलन का मतलब हम विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से धन खर्च करें कि हर रुपये से हमें समान संतुष्टि मिले। तो ये मुद्रा की वजह से ही संभव हो पाया है। उत्पादक है उसको सब भी उत्पादन के साधनों में सीमांत उपयोगिता है वो बराबर मिले, ये भी मुद्रा की वजह से ही संभव हो पाया है। और कुछ एक मुद्रा के गत्यात्मक और अगत्यात्मक कार्य है। गत्यात्मक वो कार्य है जिससे मुद्रा, अगत्यात्मक वो कार्य है जिससे मुद्रा से अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्पादन और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अगत्यात्मक कार्य कहते हैं। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज और जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, इस फंक्शन से वस्तुओं की उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मुद्रा के कुछ ऐसे कार्य भी हैं, जैसे मुद्रा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है, जैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन मंदी को ठीक करते हैं, तो हम बजटरी पॉलिसीज के अंदर फ्लो ऑफ मनी को बढ़ाते हैं, फ्लो ऑफ मनी को कम करते हैं, मनी की मात्रा को कम कर देते हैं, मनी की मात्रा को बढ़ा देते हैं, मुद्रा की मात्रा को। तो इस अर्थव्यवस्था के अंदर जो वास्तविक तत्व हैं, जैसे रोजगार है, राष्ट्रीय आय है, इन सब चीज़ों के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये मुद्रा के गत्यात्मक कार्य हैं। आज इतना ही काफ़ी। इसके बाद हम अगला जो चैप्टर है वो मुद्रा की सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।